Good morning, students. I am Manoj Kumar, of social science teacher. At first, आपका जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है क्लास 9th के लिए, आप जान चुके होंगे कि आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकेंड ज्योग्राफी, थर्ड पॉलिटिकल साइंस एंड फोर्थ इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में प्रोवाइड किया गया है, जिसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर आपको स्टडी करनी है। फ्रांस की क्रांति, ये क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए फॉर सोशल साइंस, जिसमें आपको स्टडी करना है कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई। अगर आपके सिलेबस में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके पीछे कुछ रीजन है, तो आप इस बात को समझें। व्हाई रिवॉल्यूशन, क्रांति क्यों? क्रांति अवश्यंभावी होती, और इस फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व इतिहास बदल कर रख दिया। अगर क्रांति ना होती तो आज जिस परिवेश में, जिस अधिकार को हम आप अवेल कर रहे हैं, शायद वह अधिकार हमें नहीं मिल पाता। वहीं से लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना अगर हम कहें तो इसमें कोई दो बात नहीं। लोकतंत्र के स्थापना के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिस लड़ाई में वहां का सामाजिक परिस्थितियां, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल, और इन्हीं कारणों से फ्रांस में क्रांति हुई, जिस क्रांति पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। डिफरेंट फैक्टर्स को हम लोग उजागर करेंगे और फिर समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्रांति क्यों हुई और किस प्रकार क्रांति हुई। क्रांति, रिवॉल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, हाउ मेनी फैक्टर्स आर रिलेटेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Different factors are related to French Revolution, such as social factors, such as economic factors, such as political factors, and etc. हम चलें ये फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो हल्की झलक है। इनिशियल स्टेज में हम पूरे चैप्टर में किन किन बातों पर हम स्टडी करें। आप सभी हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जरूर आप देखेंगे, अपने सामने बुक रखें और फिर आप उसका स्टडी करें। मैं प्रयास करूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले सकें। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आप फ्रांस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 14 जुलाई 1789 का वह दिन जब एक नई दिशा और दिशा करने वाला था। पेरिस में हलचल, सम्राट किंग अपने ट्रूप्स को वहां की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन इसी बीच र्यूमर, अफवाहें
दफा कि सम्राट के द्वारा जो भेजा गया सेना वह यहां पर कोहराम मचा, जुल्म कर, जनता त्राहिमाम कर रही थी, डिफरेंट प्रॉब्लम से जनता जूझ रही थी। उस रिएक्शन में जनता आगे और आने के बाद फिर आपस में एक जन सेना का निर्माण किया, पीपुल्स आर्मी का निर्माण किया। नियर अबाउट 7,000 उसके मेंबर्स, जिसमें मेल एंड फीमेल शामिल थे। वही इन चीजों के तहत कि आखिर वो आर्म्स का जो खजाना वह कहां है, उस खजाने को निकाल और फिर मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म का हम सभी मिलकर प्रतिकार करें। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ उस खजाना को खोजने के लिए जो पीपुल्स आर्मी था वह चल रहा था। एट फर्स्ट पेरिस के ईस्टर्न पार्ट को कूच किया, जो वेस्टाइल, और वेस्टाइल जो किला था, जो जुल्म का एक अड्डा था, जिसके प्रति लोगों में घृणा की भावनाएं उभर चुका था, उस आर्स के खोज में वह वेस्टाइल किला पहुंचा, जिस जेल, इसके सामने जेल अटैक और परिणति कि कमांडर मारा गया। मैं समझता हूं आप समझ रहे हो इस बात को कि किस तरह से रिएक्शन हुआ, किस तरह से ह्यूमर उठा, और उस ह्यूमर के कारण हाउ मेनी आर्मीज, 7,000। किसके द्वारा, कौन सी आर्मी, पीपुल्स आर्मी। कौन थे उसमें शरीर, मेल एंड फीमेल, आप समझ चुके हैं। और उस रिएक्शन में किसको पर पड़ा, वेस्टाइल, इट मींस पेरिस के ईस्टर्न पार्ट, किस पर अटैक किया, उस किले पर, और किसको नस्ते नाबूद किया, उस जेल को नस्ते नाबूद किया। और फिर 7 मेंबर्स जो उसमें थे, जो उस जेल में बंद थे, उनको छुड़ा लिया और उस जेल को बर्बाद कर। उसका जो अवशेष पार्ट था, जो ढा हुआ हिस्सा था, उसे भी छोड़ना नहीं चाहा। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रेंच पीपुल्स में रिएक्शन की जो प्रतिक्रियाएं थी वह किस प्रकाश पर, किस ऊंचाई पर, कितने हाइट पर था। और ना सिर्फ उसको ढा, बल्कि उसको अपने साथ ले जाके बेचने का, और लोगों ने इसकी इच्छा जानी कि मुझे भी चाहिए, ताकि एक डिक्टेटरशिप सम्राट के अगेंस्ट में वह याद रहे कि यही वो निरंकुश शासक था, वही एक डिक्टेटरशिप शासक था जिन्होंने फ्रांस की जनता पर जुल्म किया। और यादगारी के लिए उस अवशेष पार्ट को अपने हिस्से में रखा। अब आप समझ सकते क्या क्रियाएं थी। और ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकारों की जो परिकल्पना थी वह साकार था। उस निरंकुश शासक का, उस निरंकुश डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट किंग को फांसी की सजा दी। ये पूरी चैप्टर का हमें समराइज करके देता है। अब हम एक एक पॉइंट पर चलेंगे। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मैं आपसे पहले ही कहा, पहले आपसे मैं लिखता कि कहीं भी क्रांति जो होती है उनके कई सारे आयाम होते हैं। पहले उन सारे आयाम को देखें हम क्या कि फ्रांस की क्रांति में सामाजिक कार्य का कौन कौन सा है। मैं आपसे कहा कि फ्रेंच
सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अगर हम देखें तो फ्रांस की सामाजिक जो संरचनाएं थी वह किस प्रकार थी, उन चीजों को जानने के लिए सबसे पहले वहां शासक किस वंश का। 1774 में लुई 16 जो बोर्बो वंश से बिलोंग करते थे, उनको राजगद्दी पर बैठा। इन विच ईयर, अब आप समझ, एक एक डेट आपके लिए डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी रेज हो रहा है। ये किस वर्ष को गद्दी पर बैठे, इन विच ईयर 1774। कौन? लुई 16 इन विच डायनेस्टी? बोर्बो डायनेस्टी। ड्यूरिंग 20 इयर्स ओल्ड एज में लुई 16 का मैरिज हुआ। किससे? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनियट शादी और राजगद्दी पर आसीन। आप सभी जानते हो किसी भी संस्था, किसी समाज, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। जब तक इकोनॉमिक फैक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक सिस्टम को मेंटेन कर पाना संभव नहीं होता। और खासतौर से जब हम राजसत्ता की बात करते हैं तो यो क्वांटिटी में इकोनॉमिक सपोर्ट की बात होती है। राजसत्ता को कायम करने के लिए उन्हें भी पैसे की जरूरत है। लेकिन विरासत में क्या मिला? विरासत में एम्प्टी ट्रेजरी, खाली खजाना। अगर किसी राजा को खाली खजाना मिले तो ऐसी स्थिति में जब हम समाज और देश के हित की बात करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं। लुई 16 के सामने समस्या है। अब जरा क्वेश्चन यहां पर देखें कि मेंशन द कॉजेज ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी। खाली खजाने के कौन कौन से कारण? मैं समझता हूं कि आप सभी क्वेश्चन समझते हो कि खाली खजाना, एम्प्टी ट्रेजरी के कौन कौन से कारण। एक एक करके फर्स्ट, कंटिन्यूअसली एंड रेगुलरली इन्वॉल्व इन वॉर। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, लॉन्ग इयर्स ऑफ, लंबी अवधि तक वो वार में इन्वॉल्व। आप जानते हैं युद्ध विनाशकारी होता है। युद्ध में जाने के बाद चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वह कोई सोसाइटी या कोई कंट्री हो, वहां नाश को छोड़ के विकास की बातें नहीं। अभी आप डियर स्टूडेंट्स, महाभारत आपने देखा होगा, क्या मिला? युद्ध तो हुआ, परिणति विनाश छोड़ के विकास की बातें नहीं हो सकती। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आप जानते हैं यो क्वांटिटी में वहां पैसे का खर्च होता है। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक तोप के गोले का खर्च उस समय जो कारगिल युद्ध हुआ 1.25 लाख रुपए। न जाने कितने गोले पाकिस्तान के सरहदों पर और पाकिस्तान का भारत की सरहदों पर गिरता होगा। एक उदाहरण, नतीजा ट्रेजडी खानी। सेकेंड, जो सेंसुअल लाइफ था, प्लेजर लाइफ था, राज दरबार, शान शौकत की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी, आप समझते हैं कि उस पर भी ह्यूज क्वांटिटी में इकोनॉमिक एक्सपेंसेस, आर्थिक खर्च, जिसकी भरपाई का संभव था। क्या यह संभव था कि अगर उसका इनकम ना हो, क्या उस राजकोष से, उस ट्रेजरी से उसको पूरा किया जा सके? संभव नहीं। लगातार उसमें खर्च हुआ। थर्ड फैक्टर कि फ्रांस हैव द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अगर उस इतिहास में जाएंगे हल्का सा,
मेनी टू कंट्रीज, फ्रांस एंड ब्रिटेन का उस पर अधिकार था। फ्रांस निकल चुका था, लेकिन ब्रिटेन अपना कब्जा जमाए हुआ था। उस दौरान ब्रिटेन को डिफेंस देने के लिए फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट किया, और ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि फाइनेंशियली सपोर्ट, और परिणाम उसमें भी अरबों रुपीस लिवरेज, इट मींस करेंसी, उसका खर्च हुआ। लगातार आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपसे बताया कि रेगुलरली वार्मिंग हो, सेकेंड पॉइंट प्लेजर एंड सेंसुअल लाइफ जो व्यतीत करे थे उसमें खर्च, थर्ड पॉइंट अमेरिका को सपोर्ट किया, ब्रिटेन का पॉलिसी था ब्रिटेन हटाने के लिए, उसमें ह्यूज क्वांटिटी में खर्च हुआ। जबकि ऑलरेडी दो विलियम लीवरेज वह ऑलरेडी उसके ऊपर खर्च था। फोर्थ पॉइंट, जो मनी लेंडर्स जिससे राजा कर्ज लेते थे, वह भी 10% इंटरेस्ट रेट के आधार पर डिमांड करना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं कि इनकम डे टू डे डिटोरिएट कर रहा था, एंड एक्सपेंडिचर खर्च जो है वह डे टू डे वह बढ़ते चला जा रहा था। आखिर राजा कैसे उस ट्रेजरी को भरे? नतीजा क्या कि वह ट्रेजरी खाली होते चला गया। नेक्स्ट है कि रेगुलर एक्सपेंसेस, एक साइड वन साइड एक्स्ट्रा, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो मोनार्की सिस्टम है, उन चीजों को भी मेंटेन करने में भी खर्च आता है, और वह खर्च किन चीजों पे था? रेगुलरली जो खर्च वह मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट से मतलब न्यायालय नहीं, कोर्ट से मतलब कि राज दरबार। थर्ड, मेंटेनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, उसमें जो कार्यरत एम्प्लॉय उस पर भी खर्च होता। यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, एजुकेशनल सेक्टर में भी खर्च था। डिफरेंट फैक्टर्स आर रिलेटेड टू causes of anti-treasury, causes of anti-treasury, ये खाली खजाने के डिफरेंट फैक्टर्स। अब सवाल उठता है, या तो तय हुआ कि विदाउट टैक्स इंट्रोड्यूस किए हुए क्या यह संभव था कि ट्रेजरी को फुलफिल किया जा सके? यह संभव नहीं था। ट्रेजरी तब फुल होगा जब उसमें इनकम का जरिया हो, और इनकम का जरिया क्या? वह इनकम का जरिया टैक्स। टैक्स किसको देगा? टैक्स को जानने से पहले हम चले किसको? तो सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। फ्रांस की सामाजिक संरचनाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन आपका, मैं क्वेश्चन भी आपसे रेज कर रहा हूं ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो सके। आपने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी पर हम डिस्कशन कर रहे थे। जब फर्स्ट फैक्टर है कि कॉजेज ऑफ एंटी ट्रेजरी। एंटी ट्रेजरी से मतलब कि कौन कौन से फैक्टर थे जिस वजह से खजाना खाली हुआ। मेक्स ऑफ 5 फैक्टर्स आर रिलेटेड टू एंटी ट्रेजरी। अब ट्रेजरी को फुलफिल करने में टैक्स है, तो टैक्स को जानने से पहले हम देखें कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कौन थे वो टैक्स देने वाले। तो जरा सा हम आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहेंगे सोशल स्ट्रक्चर के, कि सामाजिक संरचनाएं जो थी फ्रांस की वह किस प्रकार। फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड इनटू
three parts. First state, second state, third state. जरा गौर करें, who was the first state? कौन था फर्स्ट? Clarity belonged to first state. Clarity belonged to first state. Second state, nobility. आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड कैटेगरी में कौन थे? नॉबिलिटी. एंड थर्ड स्टेट डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स. एट फर्स्ट फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट से बिलोंग कौन कर रहे थे? क्लैरिटी. याद हो गया होगा. सेकेंड स्टेट से कौन बिलोंग कर रहे थे? नॉबिलिटी. एंड थर्ड स्टेट डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट, big businessmen, merchants, court officials, lawyers. ये थर्ड स्टेट के अपर सेक्शन. थर्ड स्टेट में एक डिवाइड करें. ये कौन थे? अपर सेक्शन. बिलो अपर सेक्शन, peasants and artisans. Peasants and artisans. And third category of third state, small peasants, landless labor and servants, जिसका पॉपुलेशन बहुत अधिक था. अगर आप देखें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस की कुल आबादी का 90% पॉपुलेशन बिलोंग टू थर्ड स्टेट. हाउ मेनी परसेंट? 90%. अब आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी का एक नॉमिनल पार्ट भी वह फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से बिलोंग करता है. हमें इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर वहां का सोशल स्ट्रक्चर क्या है. हम क्यों इस बात पर स्ट्रेन दे रहे हैं? स्ट्रेन देने के पीछे पर्पस. वह पर्पस कौन सा है? पर्पस इसलिए कि हमें देखना होगा कि आखिर टैक्स कौन पे करता है. अगर हम आप देखें तो ये फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट जो वहां का प्रॉपर्टी था, तो उस प्रॉपर्टी का 60% प्रॉपर्टी किसके पास? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड अपर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट के पास 60% प्रॉपर्टी. इट मींस ओनली 40% प्रॉपर्टी वह किसके पास? वो थर्ड स्टेट का जो लोअर रेट था. मैं आपके सामने देखूं क्या कि हाउ मेनी ये कौन से सोशल स्ट्रक्चर में आते हैं? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड, थर्ड स्टेट. उसको कैटेगराइज किया. कंडीशन देखिए, पॉपुलेशन क्या था, प्रॉपर्टी की स्थिति क्या थी, इस पर भी आपसे मैं जिक्र किया. अब देखना कि विशेषाधिकार फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एग्जम्प्टेड थे टैक्स. उनके पर किसी टाइप का टैक्स नहीं है. तो हुई रिस्पॉन्सिबल. कौन है रिस्पॉन्सिबल? कौन थे इसके लिए? उसके लिए थे ओनली थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाले को ही टैक्स देना. ये जानना बेकार था उसको. बाय बर्थ ये था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एग्जम्प्टेड बाय टैक्स. बट थर्ड स्टेट कंप्लीट टैक्स. नेचुरल है. एक इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी का मिनिमम हिस्सा थर्ड स्टेट के पास और टैक्स का वो शिफ्ट करते जाते. वहां के फ्यूडल्स जो सामंत लैंड प्रॉपर्टी बेस्ड ऑनरशिप, जमींदारी के आधार पर सच लैंड लॉ, उनके पास सारी प्रॉपर्टी थी. वह बटा हुआ. तो टैक्स के साथ साथ उन्हें उनका सेवा भी करना पड़ता था. रोड कंस्ट्रक्शन में जाना पड़ता था, आर्मी का सेवा करना पड़ता था, कई सारे कंडीशन. तो जो हम पाते हैं कहां? इस ये सोशल स्ट्रक्चर जो है उसमें कौन सा कंडीशन था? अब नेक्स्ट पॉइंट कि क्या
ये टैक्स सिर्फ फ्यूडल को, लैंडलॉर्ड को, मोनार्च को दिया जाता था? नहीं, कुछ टैक्सेस जैसे टाइम, ये रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर, जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 10% देना पड़ता था। वो कौन थे? वो सभी बिलोंग टू थर्ड स्टेट। टाइम, ये कौन सा टैक्स था? ये डायरेक्ट टैक्स था, जो किसके लिए? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। यह टैक्स कहां जाता था? स्टेट के पास। एंड थर्ड, इनडायरेक्ट टैक्स, वो क्या था? वह जो रेगुलर, ये रूटीन लाइफ का जो था, सच एज साल, सच एज टोबैको, जो प्रतिदिन करते थे, उस पर भी टैक्स दिया। अब आप समझ सकते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर था, उस सोशल स्ट्रक्चर में सबसे लोअर कंडीशन, पुअर कंडीशन किसका था? थर्ड स्टेट का था। और टोटल टैक्स का बर्डन, बोझ किसके ऊपर था? वह गरीबों के ऊपर था। जो सोसाइटी का सफर क्लास, जो बैकवर्ड क्लास, तब तो अब आप समझ सकते हैं। आज कोरोना वायरस के कारण आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में जो सो कॉल्ड एरिस्टोक्रेट क्लास, उनके ऊपर कोरोना वायरस का जुल्म उतना नहीं है जितना कि एक गरीब पर। एक पुअर सेक्शन जो लेबर क्लास है, शान बोझ उस पर। आपने देखा होगा किस तरह से चिलचिलाती धूप में लोगों की ऊपर वाला कोसों दूर से चल रहा, परिणति पांव में छाले पड़ गए, एक्सीडेंट में मारे गए। आखिर क्यों नहीं वहां पर आक्रोश की भावना प्रस्फुटित हो? तब तो आप देखते हो उसी आक्रोश का परिणाम है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, उसके ऊपर भी उस आक्रोश में वह रोड़े पत्थर बरसाना। मैं एक उदाहरण दिया, आप समझिए इस बात कि इस सोशल स्ट्रक्चर में जो सोसाइटी का थर्ड स्टेज, उनके पास प्रॉपर्टी का रेशियो मिनिमम एंड टोटल टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? जबकि आप यह जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो नेचुरल डिजास्टर है, वह कंटिन्यू में, क्या ऐसी स्थिति में उसके विकास की बात, उसके सुख समृद्धि की बात, उसके प्लेजर लाइफ की बात, सेंसुअल लाइफ की बात हम कर सकते हैं? मेहनत कश जो काम करने वाले होते हैं, वो सदा पीड़ित रहते हैं, और इन्हीं कारणों से उसमें आक्रोश की ज्वाला प्रस्फुटित है। मैं इस तथ्य का इसलिए आपसे उजागर किया कि चूंकि टॉपिक यह है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्रांति, वह कौन सी था? ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड वॉर। क्रांति और युद्ध में बहुत अंतर है। क्रांति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जब इंसान को उपलब्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध अपनी महत्वाकांक्षी योजना, एम्बिशियस मैटर्स को यह क्रांति की आवश्यकता है। नेक्स्ट, तो मैं आपसे चर्चा किया स्टूडेंट्स के सोशल स्ट्रक्चर का, इंडियन ट्रेजरी की स्थिति क्यों बनी, और हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस, उस पर भी जिक्र किया। आपने देखा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ जो लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट, अब ऐसी स्थिति में उसके सामने द स्ट्रगल टू सर्वाइव, इंसान मरता क्या नहीं करता, उनके सामने लाचारी थी, उनके सामने बेबसी थी। आखिर कौन से सामने? तो जरा हम देखें कि क्या बेबसी का कैसे संगठन। एक तरफ वन साइड टैक्स का बर्डन, सेकेंड साइड अगर हम डाटा देखें ड्यूरिंग 1715 में जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस was 23 crore, and during 1789
टोटल तो 28 मिलियन पॉपुलेशन। मिनिमम टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेशियो, जो पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ अब आप देख सकते हैं कि किस गति से हम कह सकते हैं रैपिडली ग्रोथ वहां हो रहा है। और रैपिडली ग्रोथ के कारण अब क्या समस्या आएगी? ठीक है, वन साइड पॉपुलेशन ग्रोथ का रेशियो कंटिन्यूअसली हुआ, सेकेंड साइड नेचुरल डिजास्टर था, अन्य कारण से जो क्रॉप्स होनी चाहिए, फसल होनी चाहिए, उस क्रॉप्स का जो प्रोडक्टिविटी है, उस क्रॉप्स की जो उत्पादकता है, वह भी बेहतर नहीं होती। आप यह भी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। आप स्टडी करेंगे क्लास 10 डिटेल समझाएंगे, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी का था वह इंडस्ट्री में था, और इंडस्ट्रियलिस्ट ही तय करते थे कि वेजेज या सैलरी वर्कर्स का क्या। तो वन साइड वेजेज एंड सैलरी फिक्स्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, सेकेंड साइड क्रॉप्स का प्राइस। एक साइड क्रॉप्स फेल्योर, प्रोडक्टिविटी कम थी, नेचुरली है उसका प्राइस कम बढ़ेगा, तो जो सैलरी था वह कम, और सेकेंड साइड प्रोडक्टिविटी कम और प्राइस हाई। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीपुल्स का, वह कौन सा आप जानते हो, हर स्टूडेंट आप जानते हो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो वहां ब्रेड के लिए और वहां आपस में युद्ध की स्थिति पैदा होनी शुरू हो गई। रोटी के लिए वो सड़क पर उतर, भूखा क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, और उस रोटी के लिए अब वह सड़क पर आना शुरू किया। तो वन साइड, एक साइड देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट उसका सैलरी फिक्स है, आबादी में वृद्धि हो रही है, और उस आबादी के कारण अब उसमें जो उसका सर्वाइवल कंडीशन है वह भी मेंटेन नहीं पड़ा, और परिणाम कि वहां लोगों में आक्रोश और टेंशन बढ़ना शुरू हुआ, और संघर्ष संभावी हुआ, और इस संघर्ष के पीछे सर्वाइवल कंडीशन। दैट्स ऑल। आपका क्वेश्चन कि मेंशन द स्ट्रगल टू सर्वाइव, तो सर्वाइव क्यों हुआ? तो टोटल पॉपुलेशन मेंशन करेंगे ड्यूरिंग 1715, फिर टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1789, एंड देन कि प्रोडक्टिविटी क्या है, कौन वेज अर्नर थे, और वेज फिक्सेशन कौन कर रहे थे, और क्या उसका जो डिमांड था ब्रेड का वह फुलफिल हो रहा था या नहीं। जब ब्रेड का फुलफिल नहीं होगा तो इस स्थिति में जो इंसान है, जो पीपुल्स है, वह रिएक्शन में आएगा, और उस प्रतिक्रिया में आने के बाद वह युद्ध के रिवॉल्यूशन के लिए वह तैयार। और यही कारण था कि अपने आत्मा को पूर्ति के लिए, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट के लिए वह संघर्ष पर उतरना शुरू किया। दैट्स ऑल। थैंक यू।